Minutes Commerce. I'm Hermione Tandon, your business studies mentor, और आज की 10 मिनट रिविजन सीरीज में हम कवर करेंगे चैप्टर स्टाफिंग. So without wasting any further time, let's get started. Meaning. Staffing means hiring, training and maintaining employees. अब staffing में हम क्या करते हैं? हम employees को hire करते हैं, उन्हें train करते हैं और उन्हें organization में retain करके रखते हैं. Ensures right person for the right job to achieve business goals. अब staffing ये ensure करता है कि right job पे right person हो ताकि हम organization के goals को achieve कर पाएं. Importance of staffing. पहला, finds competent employees for various jobs. अब जो staffing है वो अलग अलग jobs के लिए competent employees को hire कर लेता है, उन्हें ढूंढ लेता है. Second, improves performance by placing the right person in the right role. ये ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है. कैसे? सही इंसान को सही जॉब पे रख के वो ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है उसे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है. ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है. थर्ड, ensures business growth through succession planning. अब succession planning के थ्रू ये बिजनेस को भी बहुत ज़्यादा ग्रो करता है. फोर्थ, utilizes human resources optimally, avoiding over और understaffing. अब staffing जो है ये human resources को optimal utilization करता है जिससे हमारी overstaffing भी नहीं होती और understaffing की problem भी नहीं होती. Fifth, boost job satisfaction and morale through fair rewards. ये अपने employees को staffing में हम fair rewards देते हैं जिससे हमारे employees motivated रहते हैं और job से satisfied रहते हैं. Staffing process. Estimating manpower requirements. Analyzing the number and type of employees required, considering future needs due to expansion, retirements और resignations. अब staffing process के पहले स्टेप में हमें ये एनालाइज करना होता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में कितने और किस टाइप के एम्प्लॉयज़ की नीड है और हमें बहुत सारी फैक्टर्स जो हैं वो दिमाग में रखने पड़ते हैं. जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड होगी या नहीं होगी, उसमें कितने लोगों के रिटायरमेंट्स होने वाले हैं और कितने लोग रिजाइन करने वाले हैं. सेकेंड, रिक्रूटमेंट. इन्वाइटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम सुटेबल कैंडिडेट्स. जब हम सुटेबल कैंडिडेट्स की एप्लीकेशंस जो है उनके रिज्यूमेस जो है उन्हें इन्वाइट करते हैं, यानी हम सुटेबल कैंडिडेट्स का एक पूल बना लेते हैं, तो उसे हम रिक्रूटमेंट कहते हैं. अब रिक्रूटमेंट जो है वो दो तरीके से हो सकती है, इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हैं, यानी उनकी पोजिशन चेंज कर देते हैं या उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते हैं ताकि जो भी जॉब या पोजिशन वेकेंट होती है वो भर जाती है, तो उसे हम इंटरनल रिक्रूटमेंट कहते हैं. एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में हम एम्प्लॉयज़ को बाहर से हायर करते हैं, बाहर से रिक्रूट करते हैं. सिलेक्शन. चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम द एप्लीकेंट्स. अब रिक्रूटमेंट में हमने एक पूल ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स बना लिया था. सिलेक्शन में हमें उस पूल में से जो बेस्ट कैंडिडेट है हम उसे सेलेक्ट करते हैं. अब इसमें 4 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं. पहला, स्क्रीनिंग एप्लीकेशंस, यानी जो कैंडिडेट्स थे उनसे जो एप्लीकेशंस आई थी उन्हें हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं और जो उनकी क्वालिफिकेशंस वगैरह चेक करते हैं और जो कैंडिडेट सुटेबल नहीं होते उनके एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाता है. अब जो बचते हैं जिनकी एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लिया जाता है उन्हें टेस्ट और इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाता है. अब जब वो टेस्ट एंड इंटरव्यूज़ भी पास कर लेते हैं तो चेक किया जाता है कि जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में जो डिटेल्स दी थी, उनके फैमिली बैकग्राउंड दिया था, जो एड्रेस वगैरह दिया था, फ़ोन नंबर दिया था, वो सही दिया था या नहीं दिया था, यानी उनके रेफरेंसेस जो हैं उन्हें हम चेक करते हैं. एंड उनका हम मेडिकल टेस्ट भी कराते हैं ये देखने के लिए कि वो मेडिकली फिट एंड फाइन हैं. फोर्थ, फाइनल सिलेक्शन एंड जॉब ऑफर. जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, जो भी कैंडिडेट इन सारी चीज़ों में सफल हो जाता है उसे फाइनली सिलेक्ट कर लिया जाता है और जॉब का ऑफर दे दिया जाता है. फोर्थ, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. प्लेसमेंट, असाइनिंग द सेलेक्टेड कैंडिडेट टू द राइट जॉब. अब जब हम सेलेक्टेड कैंडिडेट को उसकी राइट जॉब दे देते हैं तो वो हमारा प्लेसमेंट होता है. ओरिएंटेशन, इंट्रोड्यूसिंग न्यू एम्प्लॉयज़ टू कंपनी कल्चर, रूल्स एंड कलीग्स. अब जब हम उस नए रिक्रूटेड एम्प्लॉय को जिसे हमने हायर किया होता है उसे हम ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ से और उसके रूल्स से, उसके पॉलिसीज से, अपने कलीग्स से उसे फेमिलियर कराते हैं, तो वो हमारा ओरिएंटेशन का पार्ट होता है. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ट्रेनिंग, एनहांसिंग जॉब रिलेटेड स्किल्स. जब हम एम्प्लॉयज़ के जॉब रिलेटेड स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं तो वो हमारे ट्रेनिंग का पार्ट होते हैं. अब ट्रेनिंग हमारी दो तरीके से हो सकती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. डेवलपमेंट, प्रिपेयरिंग एम्प्लॉयज़ फॉर फ्यूचर मैनेजरियल रोल्स. जब हम एम्प्लॉयज़ को फ्यूचर में मैनेजमेंट का रोल्स, मैनेजर्स का रोल संभालने के लिए ट्रेन करते हैं तो उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं. Performance appraisal. Assessing employee performance based on predefined criteria provides feedback and identifies areas for improvement. अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं, वो चेक करते हैं कि वो सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं अपने टास्क या नहीं कर रहे. और अगर वो जो टास्क हैं उसे नहीं ढंग से परफॉर्म कर रहे होते तो हम उन्हें फीडबैक भी देते हैं और उनके टास्क को सही तरीके से परफॉर्म करवाते हैं, यानी चेंजेस लेके आते हैं. प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग encourages employees with promotion, transfer or new responsibilities,
हेल्प्स इन एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड रिटेंशन। अब एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, उन्हें रिटेन करने के लिए हम प्रमोशंस और ट्रांसफर्स और न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का यूज़ करते हैं, जिससे एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाए और जॉब छोड़ के ना जाए। Compensation and benefits, deciding salaries, incentives, and perks, ensuring fair pay to retain talent and boost motivation. अब compensation and benefits में एम्प्लॉयर जो है वो ये डिसाइड करता है कि जिस एम्प्लॉय को हमने हायर किया है उसकी सैलरी क्या होगी, उसे कौन कौन से इंसेंटिव्स देने हैं और कौन कौन से पर्क्स देने हैं। ये ध्यान में रखते हुए कि हमें उसे फेयर तरीके से पे करना है और उसकी मोटिवेशन को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करना है, ताकि वो अपनी जॉब छोड़ के ना जाए और जो वो टैलेंट है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ही रहे। रिक्रूटमेंट, इंटरनल रिक्रूटमेंट। अब इंटरनल रिक्रूटमेंट भी हमारी दो तरीके से हो सकती है, ट्रांसफर से और प्रमोशन से। ट्रांसफर्स, शिफ्टिंग एम्प्लॉयज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन विदाउट मेजर चेंजेस इन स्टेटस और पे। जब हम ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को अंदर ही अंदर विद इन डिपार्टमेंट्स में शिफ्ट कर देते हैं, जिससे उनकी पोजीशन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता और स्टेटस में भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता, वो हमारे ट्रांसफर्स होते हैं। प्रमोशन, एम्प्लॉयज टू हायर पोजीशंस विद बेटर पे एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब हम एम्प्लॉयज को अपर पोजीशन पे जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो हमारे प्रमोशंस होते हैं, जिससे उनकी पोजीशन में भी बहुत ज़्यादा फर्क आता है और उनके पे स्केल में भी बहुत ज़्यादा फर्क आता है। मेरिट्स, अब इसकी मेरिट्स क्या है, ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। मतलब जब हमने रिक्रूटमेंट करने में, बाहर से एम्प्लॉयज़ हायर करने में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च किए होते, अंदर ही अंदर हम सारा काम कर देते हैं। रिलायबल होता है, क्योंकि एम्प्लॉय जो होता है वो बहुत टाइम से उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है, तो हमें उसके बिहेवियर और एटीट्यूड के बारे में भी पता होता है। रिड्यूसेस ट्रेनिंग नीड्स, अब जब वही एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में इतने टाइम से है, तो हमें उसे नए तरीके से ट्रेन नहीं करना पड़ता। लिमिटेशंस, अब इसकी लिमिटेशंस भी होती हैं। नो फ्रेश टैलेंट, अब बाहर से अगर हम एम्प्लॉय लेकर आएंगे तो उसमें फ्रेश टैलेंट भी होगा, बट उस एम्प्लॉय में जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑलरेडी है उसमें कोई नया टैलेंट नहीं होगा। मे लीड टू कॉम्प्लेक्सेंसी, अब जब एम्प्लॉयज़ को हम प्रमोशन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो सकते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ईगो आ सकती है। नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यू बिजनेसेस, अब ये जो तरीका है ये न्यू बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जब भी हम कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें बाहर से ही एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स कैन लोअर प्रोडक्टिविटी, अब हम किसी एक एम्प्लॉय का बार बार ट्रांसफर करी जा रहे हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, अब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कैसे कैसे हो सकती है। पहला, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, हायरिंग कैजुअल वर्कर्स ऑन अ डेली वेज बेसिस। जब हम कैजुअल वर्कर्स को, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दिहाड़ी पे रख लेते हैं, तो वो हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का पार्ट होता है। कैजुअल कॉलर्स, हायरिंग फ्रॉम अनसॉलिसिटेड जॉब एप्लीकेशंस। अब क्या होता है कि कैंडिडेट्स आते हैं, वो जॉब्स में और ऑर्गेनाइजेशंस में अपने रिज्यूमेज वगैरह दे देते हैं, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करके चले जाते हैं। तो जब हमें कोई हायर करने की नीड होती है, तो हम उन एप्लीकेशंस को उठा के देख सकते हैं और जो हमें सूटेबल लगे हम उसे बुला सकते हैं। एडवर्टीजमेंट्स, यूजिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड मीडिया। जब हमें बहुत सारे लोगों में एक साथ अपनी जॉब के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए अवेयरनेस फैलानी हो, तो हम एडवर्टीजमेंट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं, मैगजीन का यूज़ कर सकते हैं और मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। एम्प्लॉय एक्सचेंज, गवर्नमेंट रन एजेंसीज फॉर स्किल्ड और अनस्किल्ड जॉब्स। अब गवर्नमेंट भी कुछ एजेंसीज रन करती है स्किल्ड और अनस्किल्ड जॉब के लिए, तो उसमें हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का यूज़ कर सकते हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड कंसल्टेंट्स, अब कुछ प्राइवेट फर्म्स भी होती हैं जो लोगों को प्लेस कराने में हेल्प करती हैं। उसमें लोग जो हैं वो अपना रिज्यूमे वगैरह दे के जाते हैं, तो कंपनीज जो होती हैं वो डायरेक्टली प्लेसमेंट एजेंसीज से कॉन्टैक्ट कर लेती हैं, जिससे सूटेबल कैंडिडेट्स को हायर कर सकती हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट, हायरिंग फ्रॉम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़, या आपने बहुत सारा सुना होगा कि कौन से कॉलेज का जो रिक्रूटमेंट है वो कैसा है, यानी कंपनीज जो हैं वो कॉलेज से ही लोगों को, स्टूडेंट्स को हायर कर लेती हैं। एम्प्लॉय रेफरल्स, करंट एम्प्लॉयज रिकमेंडिंग कैंडिडेट्स, जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी एम्प्लॉयज होते हैं वो भी कुछ अपने जाने पहचानने वालों का रेफरेंस दे देते हैं, उन्हें रिकमेंड कर देते हैं, तो ये हमारे एम्प्लॉय रेफरल्स का पार्ट होते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, हायरिंग अनस्किल्ड वर्कर्स थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स। अब हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं, आपने देखा होगा यूजुअली कंस्ट्रक्शन वगैरह में कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, तो हम कॉन्ट्रैक्टर्स का यूज़ करके अनस्किल्ड लेबर को हायर कर सकते हैं। टीवी एंड वेब रिक्रूटमेंट, एडवर्टाइजिंग वैकेंसीज ऑन टीवी एंड जॉब पोर्टल्स। अब हम जो एडवर्टीजमेंट्स हैं अपनी जॉब वैकेंसी के लिए, उसे हम टीवी पे भी दे सकते हैं, वेब पोर्टल्स पे भी दे सकते हैं, और ये हमारा टीवी एंड वेब रिक्रूटमेंट कहलाता है। अब इसकी मेरिट्स क्या होती हैं।
पहला, क्वालिफाइड पर्सनल, अट्रैक्ट ट्रेन्ड एंड स्किल्ड कैंडिडेट्स, इससे हम बहुत ज़्यादा ट्रेंड और स्किल्ड कैंडिडेट्स को हायर कर पाते हैं. वाइडर चॉइस, मोर एप्लीकेंट्स प्रोवाइड बेटर सिलेक्शन ऑप्शंस. अब इंटरनल रिक्रूटमेंट में तो हमारे पास कुछ सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ ही हैं जिन्हें हम बार बार ट्रांसफ़र करते जाएंगे, जिनका हम बार बार प्रमोशन करते जाएंगे. बट जब हम बाहर से एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा वाइड चॉइस होती है. फ्रेश टैलेंट, जब बाहर से एम्प्लॉय आएगा तो उसके पास डेफिनेटली नए टैलेंट भी होंगे और वो नया बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड तरीके से काम भी करेगा, नए नए आइडियाज़ ऑर्गेनाइजेशन में लेके आएगा. इनोवेटिविटी भी बहुत ज़्यादा होगी और क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा होगी. कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ वर्क हार्डर टू कम्पीट. अब जब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को खतरा होगा कि शायद बाहर से वो रिक्रूट कर ले हमारी कंपनी, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत से काम करेंगे ताकि उन्हें ही बार बार आगे किया जाए और बाहर से बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को लाके कंपटीशन को बहुत ज़्यादा ना बढ़ाया जाए. लिमिटेशंस, पहला, डिससेटिस्फैक्शन अमंग स्टाफ, एम्प्लॉयज़ में फील ओवरलुक्ड. वो गाना था ना, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, ये एम्प्लॉयज़ फील कर सकते हैं कि क्या वो इतने बुरे थे कि कंपनी को बाहर से लोग हायर करने पड़े. एंड सेकेंड, लेंदी प्रोसेस, रिक्वायर्स जॉब पोस्टिंग्स, एप्लीकेशन एंड स्क्रीनिंग. अब बाहर से रिक्रूट करने में हमारा जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है. हमें एप्लीकेशन स्क्रीन करनी पड़ती है, फिर उनके टेस्ट करने पड़ते हैं, फिर रेफरल चेक करने पड़ते हैं, फिर मेडिकल फिटनेस टेस्ट करना पड़ता है, फिर उन्हें जॉब पे रखना पड़ता है. तो बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाता है. कॉस्टली प्रोसेस, एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टीजमेंट्स एंड प्रोसेसिंग. अब इस प्रोसेस को कंडक्ट करने में, एडवर्टीजमेंट वगैरह करने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है. कॉम्पनसेशन मेथड्स, अब हम एम्प्लॉयज़ को किस तरह से पैसे देंगे, उन्हें किस तरह से पे करेंगे, किस तरह से कॉम्पनसेट करेंगे, वो हम 3 तरीके से कर सकते हैं. पहला, टाइम बेस्ड पे. अब इसमें क्या होता है, हमारी एक फिक्स सैलरी होती है, फिक्स्ड पे होता है. वो हमारा डेली हो सकता है, मंथली हो सकता है, वीकली हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है. सेकेंड, परफॉर्मेंस बेस्ड पे. अब ये जो होता है ये हमारे एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी और उनके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है. जितनी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी, जितनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी, उनका पे स्केल भी उतना ज़्यादा हायर होगा. थर्ड, हाइब्रिड पे प्लान्स. अब हम टाइम बेस्ड पे प्लान्स को और परफॉर्मेंस बेस्ड को मिक्स करके एक हाइब्रिड सिस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट, सिलेक्शन प्रोसेस. पहला, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, एलिमिनेट्स अनफिट एप्लीकेंट्स. अब रिक्रूटमेंट में हमने एप्लीकेंट्स के एप्लीकेशंस को बुलवा लिया. अब प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में हम ये देखते हैं कि जो जो क्वालिफिकेशंस हमें चाहिए वो किस किस एप्लीकेंट के पास है, किस किस कैंडिडेट के पास है, और जो कैंडिडेट्स अनसूटेबल होते हैं उन्हें हम पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं. सेकेंड, सिलेक्शन टेस्ट. अब प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग को पास करके जो जो कैंडिडेट्स आ जाते हैं उनका हम सिलेक्शन टेस्ट करवाते हैं. अब सिलेक्शन टेस्ट के थ्रू हम स्किल्स को एसेस करते हैं, ये देखते हैं वो कितना इंटेलिजेंट है और उसकी पर्सनालिटी कैसी है. अब सिलेक्शन टेस्ट भी हमारे 5 तरीके के होते हैं, याद रखना. दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. पहला, इंटेलिजेंट टेस्ट, मेजर्स डिसीजन मेकिंग एबिलिटी. अब इंटेलिजेंस टेस्ट में हम ये मेजर कर पाते हैं कि सामने वाला कैसे कैसे क्या सोच के डिसीजन लेता है, उसका प्रोसेस ऑफ थिंकिंग क्या है. सेकंड, एप्टीट्यूड टेस्ट, चेक्स लर्निंग पोटेंशियल. अब एप्टीट्यूड टेस्ट में हम ये देखते हैं कि सामने वाले का आईक्यू क्या है, वो कितना ज़्यादा रिटेन कर सकता है, वो कितना ज़्यादा नई नई चीज़ें सीख सकता है. थर्ड, पर्सनालिटी टेस्ट, इवैल्यूएट्स इमोशंस, वैल्यूज एंड मैच्योरिटी. अब पर्सनालिटी टेस्ट में हम ये देखते हैं कि सामने वाला अलग अलग सिचुएशंस में किस किस तरह से बिहेव करता है, वो किस तरह अपने इमोशन शो करता है, क्या उसकी वैल्यूज़ हैं, और वो कितना मेच्योर है, कितना लॉजिकली वो सोच सकता है, और कैसे कैसे वो अलग अलग सिचुएशंस को डील करता है. ट्रेड टेस्ट मेजर्स जॉब स्पेसिफिक स्किल्स. अब इसमें हम ये देखते हैं कि किसी भी कैंडिडेट के पास एग्जिस्टिंगली कौन कौन से जॉब स्किल्स हैं. एंड फिफ्थ, इंटरेस्ट टेस्ट आइडेंटिफाइज जॉब प्रेफरेंसेस. अब इसमें हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो सामने वाला कैंडिडेट है उसका इंटरेस्ट किस जॉब में है, वो क्या क्या नई नई चीज़ें सीखना चाहता है, उसका किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है. एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, इन डेप्थ इन डिस्कशन टू असेस सूटेबिलिटी. अब ये टेस्ट पास करने के बाद एम्प्लॉय का इंटरव्यू किया जाता है जिसमें एक बहुत इन डेप्थ कन्वर्सेशन होती है, ये देखने के लिए कि एम्प्लॉय हमारी जो वो कैंडिडेट जो है वो हमारी जॉब के लिए कितना ज़्यादा सूटेबल है. रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक. अब इसमें